Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about National Emblem on New Parliament Building. And this topic is important from our syllabus GS paper 1, Indian culture and its salient aspects point of view. तो इसको समझने के लिए पहले हमें ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में समझना होगा. आपको तो पता ही है कि हमारा जो ओल्ड पार्लियामेंट है वो इस तरीके कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर में है. अब उसके जगह पे एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग डेवलप किया जा रहा है. और सिर्फ पार्लियामेंट बिल्डिंग ही नहीं, पार्लियामेंट बिल्डिंग को जो राष्ट्रपति भवन से कनेक्ट करने वाला रास्ता है उसको भी रीडेवलप किया जा रहा है. और इस पूरे नए प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट. दिस प्रोजेक्ट इज़ बीइंग टेकन अप बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. इसमें टोटल 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे. तो इसमें कैसा है, एज पर दिस न्यू प्रोजेक्ट एक इस तरीके का ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग डेवलप किया जाएगा विच इज़ नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग वन. तो अभी ये बन रहा है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है. और इसके अलावा इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाए जाएंगे. अभी सेक्रेटेरिएट के 2 ब्लॉक हैं, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक. साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जबकि नॉर्थ ब्लॉक में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री है. अभी नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जो अभी एग्जिस्टिंग 2 ब्लॉक्स हैं, इनके जगह पे एक म्यूजियम बना दिया जाएगा. उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, जो राजपथ है हमारा लगभग 3 किलोमीटर लंबा फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, उसको भी रीडेवलप किया जाएगा अंडर दिस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम. तो 3 चीज़ें हैं इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम में: न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, न्यू सेंट्रल सेक्रेटेरिएट दैट विल बी अ यूनिफाइड वन, एंड देन दिस राजपथ कनेक्टिंग राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट विल बी रीडेवलप्ड. अब ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जा रही है, इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर एक इस तरीके का नेशनल एम्बलम, ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर का नेशनल एम्बलम इस्टेब्लिश किया गया है. ये जो नेशनल एम्बलम है ये 6.5 मीटर टॉल है. तो अगर आप देखा जाए तो आप देखो राष्ट्रपति भवन के ऊपर का जो डोम है दैट इज़ 55 मीटर टॉल, इंडिया गेट इज़ 42 मीटर टॉल. मतलब जस्ट टू हैव एन आइडिया, ये सब अलग अलग डायमेंशंस दिए हैं. दिस इज़ 6.5 मीटर टॉल. इस नेशनल एम्बलम का वजन है 9,500 किलोग्राम, लेकिन जिस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पे इसको रखा गया है उसका वेट है 6,500 किलोग्राम. तो टोटल अगर वेट मिला लिया जाए तो है 16,000 किलोग्राम. और ये बना हुआ है ब्रॉन्ज का. इस बात को याद रखना पीटी पर्सपेक्टिव से. सो दिस ग्रैंड स्ट्रक्चर विल अडॉर्न द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर ये इसको स्टैब्लिश किया गया है. अभी चूँकि नेशनल एम्बलम को न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पे इंस्टॉल किया गया है, तो इस साल के लिए नेशनल एम्बलम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. मेंस पर्सपेक्टिव्स में भी इससे सवाल बन सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट में, प्रीलिम्स में भी इससे सवाल आ सकता है. तो नेशनल एम्बलम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं. ऑन 26 जनवरी 1950, जो हमारा पहला रिपब्लिक डे था, उस दिन दिस साइन विच हैज़ बिन टेकन फ्रॉम लायन कैपिटल ऑफ अशोका. आपको पता होगा अशोका ने अलग अलग जगह पे अलग अलग एनिमल्स के कैपिटल बनवाई. ठीक है, यहाँ इस कैपिटल को आप कैपिटल सिटी से मत जोड़ना. कैपिटल मतलब एक तरीके का एक रिप्रेजेंटेशन, एक पिलर कैपिटल. तो बुल कैपिटल थे, लायन कैपिटल है, वैसे ही तो लायन कैपिटल सारनाथ में अशोका ने बनवाया. उस लायन कैपिटल का जो टॉप मोस्ट सेगमेंट है उसको हमने अपने नेशनल एम्बलम की तरह अडॉप्ट किया ऑन दिस डे 26 जनवरी 1950. और ये सिर्फ यही नहीं, ये जो लायन कैपिटल को ही नहीं, उसके नीचे एक मोटो भी हमने अडॉप्ट किया, सत्यमेव जयते. ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल करके हमारे देश की प्रतीक चिन्ह बनती हैं, नेशनल एम्बलम मानी जाती हैं. ये जो लायन कैपिटल है इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज़ कमिटमेंट टू वर्ल्ड पीस, क्योंकि अशोका इज़ नोन फॉर पीस.
तो लेटर अशोका की हम बात कर रहे हैं, और उसी लेटर अशोका ने अपने लेटर लाइफ में ही उन्होंने ये सारे कैपिटल्स बनवाए हैं जब उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया. सो सारनाथ का जो पिलर है, इट रिप्रेजेंट्स peace and it reflects India's commitment towards world peace since we have adopted it as a national emblem. जैसा कि मैंने आपको कहा, दिस स्टेट एम्बलम इज एडेप्टेशन फ्रॉम सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका. तो ओरिजिनली तो इसमें 4 लायन हैं चारों तरफ से, लेकिन नेशनल एम्बलम में बस 3 ही लाइन दिखते हैं क्योंकि वो बस सामने से है. ओरिजिनली जो ये सारनाथ का जो कैपिटल है उसके नीचे ये जो एबैकस है जिस पे ये लायंस स्टैंड कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं एबैकस. इस एबैकस में कैसा है कि 4 जानवर रिप्रेजेंट किए गए हैं. हॉर्स है, बुल है, एक एलिफेंट है और एक लॉयन भी है. और सब जानवरों के बीच में एक एक इस तरीके का धर्म चक्र है जिसमें 24 स्पाइक्स हैं. लेकिन जो हमने नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया है उसमें 4 के जगह पे 3 ही लाइन्स दिख रहे हैं. और ये एबैकस के अंदर बस 2 ही जानवर दिखते हैं, बुल दिखता है और ये हॉर्स दिखता है, अ गैलोपिंग हॉर्स, उछलता हुआ हॉर्स. अगर आप देखें सारनाथ लाइन कैपिटल को तो इसके नीचे, यहाँ पे इसके नीचे एक लोटस, बेल शेप लोटस भी है. वो लोटस डज नॉट मेक पार्ट ऑफ आवर नेशनल एम्बलम. तो मुद्दा ये है कि लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ से इंस्पायर है हमारा ये नेशनल एम्बलम, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली दैट. उसमें कुछ कुछ अंतर हैं, मतलब उसका रिफ्लेक्शन है ये. तो 4 की जगह पे 3 लॉयंस या फिर यहाँ पे 4 एनिमल्स की जगह पे बस 2 दिखते हैं. कुछ और फैक्ट्स देखें. दीनानाथ भार्गव डिजाइंड दिस नेशनल एम्बलम and as I said it has been taken from Sarnath Lion Capital erected by Ashoka. It was adopted on 26 January 1950. It contains 4 Asiatic lion, लेकिन हमारे नेशनल एम्बलम में बस 3 दिखते हैं. अबैकस में we have just 2 animals, bull and the horse, and they are separated by this wheel which is known as धर्म चक्र. अब हर एक साइन का या सिंबल का आपसे मेंस में मतलब पूछ सकता है. तो ये जो लॉयंस हैं दे सिंबलाइज पावर, करेज, कॉन्फिडेंस एंड प्राइड ऑफ आवर कंट्री. ये जो गैलोपिंग हॉर्स है, उछलता हुआ हॉर्स है, इट रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी एंड स्पीड. दिस बुल रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्क, कमिटमेंट टुवर्ड्स हार्ड वर्क ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. और ये जो धर्म चक्र है जिसके अंदर 24 स्पाइक्स हैं, इट रिप्रेजेंट्स टाइम. तो दिन में 24 घंटे होते हैं इसलिए यहाँ पे 24 स्पाइक्स हैं. इट रिप्रेजेंट्स टाइम. और ये सिंबलाइज करता है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता. इट सिग्निफाइज दैट टाइम कैन नॉट बी बाउंडेड एंड इट्स पासेज इज इनएविटेबल. सो कीप ऑन मूविंग सिंस द टाइम डज नॉट स्टॉप. उसके नीचे ये जो मोटो हमने अडॉप्ट किया है, सत्यमेव जयते, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ ये मोटो सत्यमेव जयते, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद. इसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, सिर्फ और सिर्फ सत्य की जीत होती है. अगर बुद्धिस्ट इंटरप्रिटेशन देखा जाए, ये तो एक कॉमनली एक्सेप्टेड भारत सरकार का एक्सप्लेनेशन है कि अलग अलग साइंस का क्या मतलब है, लॉयन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हॉर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन अलग अलग अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ा जाए तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट का अलग डिस्क्रिप्शन है अबाउट दिस लायन कैपिटल. कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं कि these animals like horses, bull, lion represents different phases of life of Lord Buddha. जबकि कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं ये अलग अलग एनिमल्स अलग अलग डायरेक्शन में जो जा रहे हैं, दे आर इंडिकेटिंग द जोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ अशोकाज एम्पायर. तो अशोका के एम्पायर अलग अलग डायरेक्शंस में कैसे फैले हुए हैं उसी को रिप्रेजेंट करते हैं ये जानवर अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए. और बीच में ये जो धर्म चक्र है ये अशोका के उनके रूलर, उनके गवर्नमेंट के अप्रोच का रिप्रेजेंटेशन है कि अशोका रूल्ड थ्रू पीस एंड इनलाइटमेंट. तो उसी को रिप्रेजेंट करता हुआ धर्म चक्र है. मतलब कुछ का मानना है कि ये बुद्धा के लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ का मानना है कि अशोका के गवर्नेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि भारत सरकार का ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये है ऑफ आवर नेशनल एम्बलम. तो हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट ट्रस्टवर्दी डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस साइन. इस नेशनल एम्बलम से रिलेटेड एक सवाल यूपीएससी ने ऑलरेडी 2014 प्रीलिम्स में पूछ लिया है. तो ये सवाल था, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट I2U2 समिट. क्या है ये समिट? इसको वेस्ट एशिया क्वाड समिट भी कहते हैं. इसको देखते हैं क्या है ये.
This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो I2U2 stands for Israel, India, UAE and US. तो I से Israel and India, U से UAE and US. तो ये एक फोरम बनाई है इन चार देशों ने मिल करके, I2U2 फोरम. इस फोरम को कभी कभार वेस्ट एशियन क्वाड भी कहते हैं या मिडिल ईस्टर्न क्वाड भी कहते हैं. जो ओरिजिनल पहला क्वाड है वो तो आपको पता ही है, ग्रुपिंग बिटवीन 4 कंट्रीज़, इंडिया, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. अब और क्वाड जो है ओरिजिनल क्वाड, इट इज़ मेनली फोकसिंग ऑन ईस्ट एशिया एंड साउथ चाइना सी. ये चार देशों की ग्रुप बनाई गई है I2U2 फोरम. इसको कभी कभार वेस्ट एशियन क्वाड या मिडिल ईस्ट क्वाड भी कहते हैं. इसका मेन फोकस क्या है? इन चारों देशों के बीच में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन को डेवलप किया जाए, एनर्जी कोऑपरेशन बिल्ड किया जाए, सिंस दिस UAE इज़ वन ऑफ द मेजर एनर्जी सप्लायर. ट्रेड को इन्हांस किया जाए और क्लाइमेट चेंज के एरियाज़ में कोऑपरेशन डेवलप किया जाए. दैट इज़ द मेन गोल ऑफ दिस I2U2 ग्रुपिंग. अभी I2U2 ग्रुपिंग न्यूज़ में क्या हुए वो मैं आपको अगले पेज पे बताऊंगा क्यों हम इस आर्टिकल को कवर कर रहे हैं, क्योंकि आज इस I2U2 ग्रुपिंग की जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं इनकी लीडर्स की वर्चुअल मीटिंग चल रही है. वी विल सी अबाउट दैट लेटर ऑन. लेकिन अभी ज़रा ये समझते हैं कि ये I2U2 ग्रुप बनने के पीछे कारण क्या है. ये चार देश एक साथ आए कैसे और किस इंटरेस्ट से आए हैं, अलग अलग देशों का क्या इंटरेस्ट है. तो I2U2 ग्रुप बनने के पीछे सबसे बड़ा जो रोल जिसने प्ले किया है वो है अब्राहम अकॉर्ड्स. It is the Abraham Accords that were signed in 2020 that laid basis for this I2U2 forum. Abraham Accords क्या हैं वो ज़रा देखते हैं. Abraham Accords that were signed in 2020 that allowed for setting up a formal diplomatic ties between Israel and UAE. अब इसराइल और UAE के बीच में अभी तक डिप्लोमेटिक टाइज क्यों नहीं था वो आप अच्छे से समझ जाएंगे अगर आपको इसराइल और पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट का पूरा बैकग्राउंड पता हो. तो इसराइल और पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट मैंने हाल फिलहाल में ही डिटेल में अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था, दैट आई डिड ऑन 1 जून 2022. तो एक बार जाकर के आप उसको देख सकते हैं. पहला ही आर्टिकल था ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड. तो इसराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट आप समझ जाएंगे. तो ये जो इसराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट है जो 1948 से शुरू हुआ है, ये एक्चुअली एक इसमें रिलीजियस एंगल भी है, सेक्टोरियन एंगल भी है. तो जूस वर्सेस इस्लाम, और इस्लाम में भी एक पर्टिकुलर तरह के जो कल्चर को मानने वाले, अरबिक कल्चर को मानने वाले इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच का कन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंट करता है ये इसराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट, जो 1948 से शुरू हुआ जब इसराइल एज ए कंट्री इस्टेब्लिश किया गया. तो तब से ही कई सारे ऐसे अरबिक कंट्रीज़ से UAE, सऊदी अरबिया, ये सब इसराइल को फॉर्मली देश की तरह आइडेंटिफाई करने से मना करते हैं. एंड दे नेवर हैड डिप्लोमेटिक टाइज विथ इसराइल. ओनली 2 countries, दैट इज़ जॉर्डन एंड इजिप्ट, हैड फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विथ इसराइल टिल 2020. लेकिन 2020 में US की मीडिएशन के अंतर्गत, यानी कि US ने रोल प्ले किया इम्पॉर्टेंट, अलग अलग देशों को साथ ले आए और US ने मीडिएट करके इसराइल और UAE के बीच में रिलेशंस को नॉर्मलाइज कराया और इनके बीच में एक अकॉर्ड या अग्रीमेंट साइन कराया गया जिसको हम लोग कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स, अब्राहम अकॉर्ड या अब्राहम पीस एग्रीमेंट. So if you want to know more, please go to the newspaper analysis of this date. Otherwise, let us come back to this Abraham Accord. तो Abraham Accord जो 2020 में साइन किए गए, that laid foundation for resetting up of diplomatic ties between UAE and Israel. उसके बाद और भी कई सारे जो अरेबिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसराइल के साथ फॉर्मल टाइज सेटअप किया, जैसे कि बहरीन, सूडान और मोरक्को. सो मुद्दा यह है कि अरब एंड इसराइल कन्फ्लिक्ट या इसराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट इज़ नॉट अ मेजर ड्राइविंग फैक्टर इन वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स नाउ आफ्टर दिस अब्राहम अकॉर्ड्स. और उसके बाद से टाइज जब नॉर्मलाइज हुए तो नेचुरली अगला स्टेप था ये फोरम. US ने मीडिएट किया है UAE और इसराइल के बीच का ये अकॉर्ड, तो फिर US ने इन दोनों देशों के साथ मिलकर के एक फोरम बना दिया एंड इंडिया ऑल्सो ज्वाइंट इट. और इंडिया ने क्यों ज्वाइन किया, US ने इंडिया को क्यों ज्वाइन कराने दिया, उसका कारण आपको अगले
फैक्टर से पता चल जाएगा। देखो, यूएस की एक पॉलिसी है पाइवोट टू एशिया पॉलिसी। पाइवोट टू एशिया पॉलिसी जो है यूएस की है, उसका मुख्य गोल है कि चाइना के राइजिंग इन्फ्लुएंस को एशिया में ही रोका जाए, एशिया में ही चाइना को इन्फ्लुएंशियल बनने से रोका जाए। देखिए, एक बात तो आप समझते हैं कि 1991 के बाद से द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर एंड देयर वाज हेजेमनी ऑफ यूएस अक्रॉस द ग्लोबल ऑर्डर। लेकिन 21st सेंचुरी में इट वाज चाइना दैट स्टार्टेड टू राइज एंड स्टार्टेड टू चैलेंज द हेजेमनी ऑफ द यूएस, डोमिनेंस ऑफ द यूएस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल ऑर्डर। अभी चाइना यूएस के लेवल का मेजर प्लेयर ना बन जाए, डोमिनेंट प्लेयर ना बन जाए, सुपर पावर ना बन जाए, फिर से कोल्ड वॉर जैसे हालात ना बन जाए, वर्ल्ड बाईपोलर ना बन जाए, ये यूएस की एक मेन फॉरेन पॉलिसी का गोल है। और इस कारण से यूएस चाहता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस हम एशिया में ही रोक दें, एशिया में ही उसको सुपर पावर ना बनने दें। देन हाउ विल इट चैलेंज यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और एशिया में इसके सुपर पावर ना बनने देने के लिए ही यूएस इज रीडेवलपिंग, रीसेटिंग इट्स टाइज विथ इंडिया। अदरवाइज आप देखिए 21st सेंचुरी से पहले यानी कि 20th सेंचुरी में इंडिया यूएस नेवर हैड वेरी गुड टाइज। इंडिया वाज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स यूएसएसआर एंड लेटर ऑन रसिया। इंडिया टिल डे इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स रसिया, लेकिन इट इज यूएस दैट रीसेट इट्स engagement with India because its goal is to counter the rise of China in Asia itself। और एशिया के अंदर यूएस का सबसे इंपॉर्टेंट अलाई जो चाइना के राइज को काउंटर कर सकता है वो इंडिया ही है। तो दैट इज पाइवोट टू एशिया पॉलिसी ऑफ यूएस, जो यूएस का मेन गोल है फॉरेन पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू एशिया, विच एम्स एट रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन एशिया। जब एशिया में ही तुम कन्फ्लिक्ट फेस करोगे, कंपटीशन फेस करोगे, तो वर्ल्ड ऑर्डर में यूएस को कैसे चैलेंज करोगे? दैट इज द गोल। तो अब एशिया के अंदर ईस्ट एशियन रीजन में, इस रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए तो यूएस ने बना दिया क्वाड ग्रुप। ईस्ट एशिया और साउथ चाइना सी में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए यूएस ने बना दिया क्वाड ग्रुप। अभी चाइना वेस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको बताया कि कैसे चाइना ने $400 बिलियन का डील साइन किया था ईरान के साथ। तो वेस्ट एशिया में चाइना इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स फुटप्रिंट, और वेस्ट एशिया में फिर चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, इसके राइजिंग फुटप्रिंट को काउंटर करने के लिए यूएस ने बनाया ये I2U2 समिट। और अब आपको कारण पता चल जाएगा कि वाई यूएस हैज़ ब्रॉट इंडिया ऑल्सो इन दिस समिट, क्योंकि इजराइल और यूएई को तो साथ ले आया क्योंकि दे आर मेजर प्लेयर्स ऑफ वेस्ट एशिया, यूएस तो हैं ही है, साथ में इंडिया को भी लाया क्योंकि एक मेजर गोल है इस I2U2 समिट का कि चाइना के राइजिंग इन्फ्लुएंस को इस रीजन में रोके, जो इंडिया का भी गोल है। सो दिस इज हाउ अपार्ट फ्रॉम Israel, UAE and US, India is also member of this I2U2 summit because the goal is directly or indirectly to target China's influence in West Asian region also। न्यूज़ में क्यों है मैंने आपको बताया कि I2U2 समिट की पहली हेड ऑफ द स्टेट्स की समिट या I2U2 फोरम की पहली हेड ऑफ द स्टेट या लीडर्स ऑफ द स्टेट की वर्चुअल समिट आज हो रही है। इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाएंगे तो इसको आने वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं कवर करूंगा। सिग्निफिकेंस I2U2 समिट का इंडिया के लिए क्या है? तो देखिए, इजराइल एंड यूएस आर इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर फॉर इंडिया। यूएस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया ऑल्सो। UAE is also one of the largest trading partner of India, plus it is one of the topmost oil exporter to India. Plus India also wants to limit rising China's influence in West Asia। तो इन सब कारणों से I2U2 समिट में इंडिया भी मेंबर है ताकि इन सारे देशों के साथ हम बेहतर कोऑर्डिनेशन बना सकें। The next article is about evidence of dark matter and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view। डार्क मैटर क्या है ये समझेंगे। सबसे पहले आप समझो कि जो भी हमारा यूनिवर्स है, माना जाता है कि उस यूनिवर्स के अंदर जो ऑर्डिनरी मैटर्स हैं, जैसे कि हमारा प्लैनेट, सोलर सिस्टम, अलग अलग स्टार जिनको हम देख सकते हैं, जिनके बारे में काफ़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, गैलेक्सीज, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 5% ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है हमारे यूनिवर्स का। उसके अलावा लगभग 95% वॉल्यूम जो है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय टू काइंड ऑफ एंटिटीज। वन इज नोन एज डार्क मैटर, अनदर इज नोन एज डार्क एनर्जी। ये दोनों को डार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों के बारे में ज़्यादा कुछ हमें पता है नहीं।
येस वी हैव मैनी सरोगेट या इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, लेकिन अभी तक बहुत कुछ इनके बारे में हमें नहीं पता। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज डार्क। लाइट ही इमिट नहीं करते, दैट इज़ वाई दे आर डार्क। और जब लाइट इमिट नहीं करते तो इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो देखते हैं, अभी डार्क मैटर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। डार्क मैटर जैसा कि मैंने आपको बताया, जस्ट लाइक डार्क एनर्जी इट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस डायरेक्टली। इसके बारे में हमें कुछ खास डायरेक्ट पता नहीं है। क्यों नहीं पता है वो जरा समझते हैं। जो डार्क मैटर है इसमें कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना होने के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ये इंटरैक्ट नहीं करता है। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इंटरैक्ट करेगा, ये बेसिक फिजिक्स है, राइट। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स से ये इंटरैक्ट नहीं करता। इसका मास जो है वो है, डार्क मैटर का मास होता है लेकिन बहुत कम है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगभग नेग्लिजिबल है, बहुत कमज़ोर है। तो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है क्योंकि चार्ज नहीं है, ना वजन बहुत कम होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स है, डार्क कलर के कारण लाइट इमिट करता नहीं है। इसी कारण से इसके बारे में कुछ खास पता ही नहीं हमें, एंड दैट इज़ वाई दिस डार्क मैटर इज नोन एज एल्यूसिव। बट देयर इज एन एस्टिमेशन कि वर्ल्ड या जो यूनिवर्स है उसका अबाउट 27% वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय दिस dark matter. I said it is known as dark matter. Dark because it does not emit light, matter because it possesses some mass, though that mass is very low, and that is why very low gravity. It is elusive because gravitational force is weak, electromagnetic force is absent, and it does not emit any light. अब दूसरा बचता है डार्क एनर्जी। ये भी बहुत ही एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसके बारे में भी ज़्यादा हमें पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंसन जो हो रहा है और एक्सपेंसन का जो रेट है एक्सेलरेशन का, यानी कि जिस रेट से हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है वो रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके पीछे ये डार्क एनर्जी ही रेस्पॉन्सिबल है। दिस एनर्जी इज ऑल्सो मिस्टीरियस, इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। लेट अस सी अबाउट डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर वंस अगेन। जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग 68% यूनिवर्स का स्पेस जो है दैट इज़ कवर्ड बाय डार्क एनर्जी एंड 27% बाय डार्क मैटर। तो डार्क एनर्जी द सिंगल लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूनिवर्स, इट टेंड्स टू ड्राइव यूनिवर्स अपार्ट। इस एनर्जी के कारण जो यूनिवर्स जो है हमारा एक्सपैंड हो रहा है, और सिर्फ एक्सपेंशन इस एनर्जी के कारण नहीं हो रहा है, इस एनर्जी के कारण हमारा यूनिवर्स के एक्सपेंशन का रेट भी बढ़ रहा है, यानी कि इट इज एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ एक्सपेंशन। इट इज़ हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस एनर्जी के फॉर्म के बारे में हमें बहुत कुछ अभी पता है नहीं। अभी तक 4 ही बेसिक एनर्जी के फोर्सेस के बारे में हमें पता है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। देखो फोर्स होगा तो एनर्जी आएगी, राइट। तो एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्मेट ऑफ फोर्स। तो अभी तक हमें तो 4 ही फोर्स के बारे में पता है अच्छे तरीके से, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्स। अभी इसके बारे में वी हैव सम सरोगेट एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग। सो देर इज डार्क एनर्जी एंड दिस डार्क एनर्जी इज क्रिएटिंग ए फोर्स परहैप्स विच इज लीडिंग टू expansion of the universe, and it is also leading to the accelerated expansion of the universe, but all such ideas are hypothetical. इनके बारे में अभी बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट होना बाकी है। But the dark energy does not interact with normal matter, and as I said it can be considered, and it is considered as 5th fundamental force. डार्क मैटर के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूनिवर्स, इट टेंड्स टू ड्राइव यूनिवर्स टुगेदर। तो डार्क एनर्जी के कारण दुनिया एक्सपैंड हो रही है, वो फोर्स लगा करके दुनिया को एक्सपैंड कर रहा है और एक्सेलरेट भी कर रहा है, जबकि डार्क मैटर माना जाता है कि दुनिया को एक साथ, यूनिवर्स को एक साथ पकड़े हुए है। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो है एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रही है, एक तरह का गम जैसा काम कर रहा है, चिपका के रखा हुआ है यूनिवर्स को, ऐसे आप समझ सकते हैं। इसका वेट तो मास तो काफ़ी कम है, एंड दैट इज़ वाई इट कैन बी डिटेक्टेड थ्रू ग्रेविटेशनल लेंसिंग। मतलब बहुत माइन्यूट तरीके से इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। डार्क एनर्जी एज ए सेड it is hypothetical form of energy and it is causing the rate of expansion of our universe to accelerate. Mind it, acceleration पे ध्यान देंगे, सिर्फ यूनिवर्स फैल नहीं रहा है, एक्सेलरेट भी हो रहा है। आपको एक बात तो पता होगा ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर यूनिवर्स कांस्टेंट तरीके से एक्सपैंड हो रहा होता मतलब देयर इज नो फोर्स, लेकिन अगर फोर्स है इसी कारण से यूनिवर्स के रेट ऑफ एक्सपेंशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो रेट भी बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन का मतलब है कि देयर इज सम फोर्स, लेकिन वो फोर्स कहाँ से आ रहा है उसके बारे में हमें पता नहीं। एंड दैट इज वाई वी बिलीव कि दिस डार्क एनर्जी इज द फोर्स बिहाइंड द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ आवर यूनिवर्स। करंट न्यूज़ क्या है, क्यों हम इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं? करंट न्यूज़ काफ़ी सरल है, येट आई वॉन्टेड टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, दैट इज वाई आई कवर्ड। करंट न्यूज़ ऐसा है कि
अमेरिका के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसका नाम है लक्स जेपलिन एक्सपेरिमेंट, LZ डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट. दिस एक्सपेरिमेंट इज considered to be so far the most sophisticated experiment to detect dark matter. दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं डार्क मैटर्स को डिटेक्ट करने के लिए. जितने भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ये लक्स जेपलिन एक्सपेरिमेंट किया गया है टू डिटेक्ट डार्क मैटर, फाइंड एविडेंस ऑफ डार्क मैटर. हो सकता है कि आपसे प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछ ले लक्स जेपलिन एक्सपेरिमेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, और 4 ऑप्शन दे दे. स्पेस डेब्री को कम करने के लिए, या फिर मून पे वाटर को के एविडेंस को फाइंड करने के लिए, इस तरह का कुछ भी दे सकता है. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about global trade settlement in rupee, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट 3 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल करंट अकाउंट. तो करंट अकाउंट तो देश के अंदर जो होता है तो आप जानते ही हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे 3 तरह के करंट अकाउंट होते हैं. पहला हो सकता है वोस्ट्रो अकाउंट. वोस्ट्रो अकाउंट के लिए इस इमेज को देखिए. इंडिया का कोई बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूएस का कोई बैंक सिटी बैंक. अगर सिटी बैंक ने कोई एक अकाउंट खोला इंडिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और वो अकाउंट इंडियन रुपी में खोला अगर उन्होंने, यानी कि सिटी बैंक ने कुछ अकाउंट खोल करके उसमें कुछ पैसा रखा इन इंडियन रुपी, तो इस अकाउंट को कहा जाएगा वोस्ट्रो अकाउंट. इट इज़ द अकाउंट हेल्ड बाई अ फॉरेन बैंक विद द डोमेस्टिक बैंक एंड दैट टू इन डोमेस्टिक करेंसी. इसका ठीक उल्टा होता है नोस्ट्रो अकाउंट. नोस्ट्रो अकाउंट में कैसा होगा कि कोई इंडियन बैंक किसी फॉरेन कंट्री के अंदर फॉरेन बैंक में अकाउंट खोले और उसमें पैसा रखे इन फॉरेन करेंसी. तो नोस्ट्रो अकाउंट इट रेफर्स टू द अकाउंट दैट डोमेस्टिक बैंक, इन दिस केस SBI, होल्डिंग अकाउंट इन फॉरेन करेंसी इन फॉरेन बैंक, इन दिस केस सिटी बैंक, एंड फॉरेन करेंसी वुड बी डॉलर्स. तीसरा होता है लोरो अकाउंट. लोअर अकाउंट में कैसा है जरा ध्यान से समझना. SBI ने अकाउंट खोला सिटी बैंक के अंदर इन US, तो एक तरह का नोस्ट्रो अकाउंट है ये. लेकिन इसमें SBI ने पैसा ना रख के पंजाब नेशनल बैंक को पैसा रखना अलाउ किया, यानी कि SBI ने खोला लेकिन दिस अकाउंट इज बीइंग यूज्ड बाय PNB, देन दिस अकाउंट विल बी नोन एज लोरो अकाउंट. ठीक है. So the account has been opened by SBI, but it is not used by SBI, it is used by PNB. So it is a kind of third party account. Khola, it is account between these two group, SBI and Citibank, but used by PNB. So it is account maintained by one domestic bank for other domestic bank. In this case maintained by SBI for PNB. अब करंट न्यूज़ क्या है, ये 3 समझने के बाद ही अब हम ये आर्टिकल समझ पाएंगे. RBI ने हाल फिलहाल में हमारे देश के जो भी ट्रेडर्स हैं, चाहे इंपोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं, उनको अलाउ किया है डोमेस्टिक करेंसी में, यानी कि इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए. अब ये होगा कैसे, तो दैट विल बी डन थ्रू वोस्ट्रो अकाउंट. अब वोस्ट्रो अकाउंट कैसे डोमेस्टिक करेंसी में हमारे ट्रेडर्स को ट्रेड करने में मदद करेगा वो जरा समझेंगे. इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा हमारे देश के जो ट्रेडर्स हैं उनको ट्रेड करने में विथ रसिया, क्योंकि रसिया के ऊपर यूक्रेन वॉर के बाद कई सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं और इस कारण से रसिया के पास कोई दूसरी हार्ड करेंसी बची नहीं है इस्तेमाल करने के लिए. डॉलर, यूरो, युआन, येन ये सब खत्म हो गया है भी. जिन जिन अकाउंट में उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया है US ने और उसके अलाइज ने. तो स्विफ्ट बैन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ रसिया के ऊपर लगा हुआ है और इस कारण से उसके हार्ड करेंसीज के अकाउंट फ्रोजन है. और ऐसे हालात में जो इंडियन ट्रेडर्स रसिया के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, अब रसिया की जो कंपनियां उनके पास तो हार्ड करेंसी है ही नहीं, तो अब इंडिया ने अलाउ किया है कि आप उनके साथ ट्रेड करें इन इंडियन रुपी थ्रू वोस्ट्रो अकाउंट. तो हाउ एग्जैक्टली इट विल वर्क वो जरा देखते हैं. देखो, इंडिया का मान लो कोई एक्सपोर्टर A है, इसने कोई सामान एक्सपोर्ट किया रसिया में, खरीदने वाली कंपनी वहाँ पे B. अब B के पास हार्ड करेंसी है ही नहीं, डॉलर, युआन, येन है ही नहीं कि वो सीधा सीधा A को दे दे. तो अब क्या करेगा B के पास लेकिन रूबल है, उसके डोमेस्टिक करेंसी, रसिया के डोमेस्टिक करेंसी में पैसा है उसके पास, तो रूबल जो है वो वहाँ पे रूबल में पेमेंट करेगा अपने किसी बैंक को, रसियन किसी बैंक को रूबल में पेमेंट करेगा.
कि भैया ये इतने का सामान हमने इससे ख़रीदा था, लेकिन हम इसको तो डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको पेमेंट कर देते हैं रूबल में इक्विवेलेंट अमाउंट। अब ये जो रसियन बैंक है, जो भी रसियन बैंक है XYZ, इसका एक अकाउंट होगा SBI में, वोस्ट्रो अकाउंट, जिसको इसने मेंटेन किया है इंडियन रुपी में। यही तो होता है वोस्ट्रो अकाउंट, कि फॉरेन बैंक मेंटेनिंग अकाउंट इन डोमेस्टिक बैंक इन इंडियन रुपी। तो इसका अकाउंट है इंडियन रुपी में, वोस्ट्रो अकाउंट। उसने वोस्ट्रो अकाउंट से उतना पैसा निकाल करके एक्सपोर्टर A को दे दिया। तो इस तरीके से पेमेंट पूरा हो गया। पेमेंट मिलना था A को, लेकिन B डायरेक्टली A को दे नहीं पा रहा है, तो B ने रूबल में दिया इस बैंक को। बैंक के पास ऑलरेडी रुपया में पैसा है इन वोस्ट्रो अकाउंट इन SBI। इस बैंक ने उस रुपये से निकाल करके इस एक्सपोर्टर को पैसा दे दिया। एंड दिस इज हाउ, बिना हार्ड करेंसी के, डॉलर और युआन के भी, डिस्पाइट बैन ओवर रशियन कंपनीज, नाउ अ ट्रेड कैन बी डन बिटवीन इंडियन एंड रशियन कंपनी। सिमिलरली इट कैन वर्क फॉर इम्पोर्ट। मान लो कि रशिया का कोई एक्सपोर्टर है जो इंडिया में चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, और इंडियन इंपोर्टर B इंपोर्ट कर रहा है उस चीज़ों को। अब B क्या करेगा, रुपी में पेमेंट कर देगा इस बैंक को। इस बैंक का जो अकाउंट है वोस्ट्रो अकाउंट, उसमें ये रुपी में पेमेंट कर देगा, और ये बैंक जो है रूबल में वापस से पेमेंट कर देगा इस एक्सपोर्टर को। तो इस तरीके से पेमेंट हो गया। सो दिस इज हाउ इंडिया को भी फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल नहीं करना होगा, अपने हार्ड करेंसी का इस्तेमाल नहीं करना होगा, और रसिया के साथ हमारा ट्रेड भी हो जाएगा डिस्पाइट स्विफ्ट बैन on Russia. So this is how the RBI has brought this new norm for global trade settlement in rupee through Vostro account. I hope you by now understand कि how Vostro account will help in this particular case. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट केसलर सिंड्रोम एंड IS4OM। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले तो स्पेस डेब्री के बारे में समझ लेते हैं। इसके रिलेटेड मुझे लगता है 1 महीने पहले भी मैंने आपको बताया था। स्पेस के अंदर इतने सारे सैटेलाइट्स हम रिलीज़ करते हैं, वो सैटेलाइट्स 10-15 सालों तक अपना काम करते हैं, फिर दे गेट डिफंक्ट, और जब डिफंक्ट हो जाता है तो धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होकर के उसके अलग अलग पार्ट्स स्पेस में ऐसे घूमने लगते हैं, क्योंकि स्पेस में तो ग्रेविटी है नहीं कि आकर के वो सेटल हो जाए अर्थ पे या किसी दूसरे प्लैनेट में। तो ये सब चीज़ें जो लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ सैटेलाइट्स एंड ऑल, दे लीड टू स्पेस डेब्रीज। तो दे आर मैन मेड डेब्री। उसके अलावा नेचुरल डेब्री भी होते हैं, जैसे मेटेओराइट एंड ऑल। सो दीज आर ब्रोकन पीसेस, स्पेस क्राफ्ट, स्पेंट रॉकेट एंड ऑल, दे फॉर्म पार्ट ऑफ स्पेस डेब्री। स्पेस डेब्री से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आप कोई नया सैटेलाइट भेज रहे हो, उसके अंदर, उसके मशीन के अंदर ये घुस जाएगा स्पेस डेब्री, उसको ख़राब कर देगा। कोई रॉकेट भेज रहे हो, उसके अंदर घुस करके डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसके कारण आने वाले टाइम में द कॉस्ट ऑफ स्पेस मिशंस आर गोइंग अप, क्योंकि स्पेस डेब्री से दूर रह करके उनके लिए अलग सेफगार्ड सेफ्टी बनाना पड़ रहा है हमारे आने वाले स्पेस मिशंस के लिए। नासा के हिसाब से देयर इज़ अबाउट 9,000 मेट्रिक टन्स ऑफ स्पेस डेब्री in, and this data is of January 2022. It's a huge amount and this number is continuously increasing. अब स्पेस डेब्री के कारण, बढ़ते हुए स्पेस डेब्री के कारण होगा क्या, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंड्रोम है जिसको हम लोग कहते हैं केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम ये कहता है कि देखो स्पेस डेब्री बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है जैसे, उससे होगा क्या कि धीरे धीरे हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो सही पाथ को ट्रेस नहीं कर पाएंगे। अपने जो सैटेलाइट्स हम लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ते हैं वो सही पाथ को ट्रेस नहीं कर पाएंगे अपने, वो थोड़े बहुत डेविएट होंगे और डेविएट होकर के सैटेलाइट्स आपस में टकराने लगेंगे। तो टू मैनी स्पेस डेब्री और लोअर ऑब्जेक्ट्स in the too many space debris in the lower earth orbit, it will force satellite to collide with each other. Once collision start, it will have a domino effect, मतलब more collisions will be there, क्योंकि एक दो सैटेलाइट टकराएगा तो इसके कारण बाकी सैटेलाइट्स भी अपना पाथ बदलेंगे, तो there will be more collision and because of that there will be series of collision of satellites and it will lead to complete destruction of the satellites in coming days. It will be disastrous for humankind. ये जो भी हम न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल, कम्युनिकेशन देखते हैं सब रुक जाएगा. This is what Kessler syndrome says कि it will happen in coming days or coming years. Too many objects in lower earth orbit increases the collision risk. A single collision will lead to domino effect, means more collision, and these explosions would create new and more debris that would destroy all the satellites. So this is a theory, of course, कि in future all the satellites will get destroyed and the world countries should work in this direction. We should work in direction of bringing down the space debris. This is what we get from Kessler syndrome. इस डायरेक्शन में इसरो ने पहला स्टेप ले लिया है
और इसरो ने दुनिया का पहला ऐसा फैसिलिटी बनाया है दैट विल ट्रैक स्पेस डेब्री एंड सेफगार्ड एसेट्स, एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज नोन एज इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, IS4OM, जिसने पूरे डेब्री को वो ट्रैक करता रहेगा और तमाम जो सैटेलाइट्स हैं उनको सेफ डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा ताकि हमारे सारे जो स्पेस एसेट्स हैं वो सेफ गार्डेड रहें. एंड विद दिस IS4OM, ISRO will try to manage space debris and also will try to curtail the rising rate of too many objects in the lower earth orbit. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ SDG. आंसर इज non-nuclear proliferation, and 5th schedule and 6th schedule is related to protection of the interest of the scheduled tribes. And that's all from our side for today. Thanks for watching.